अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ एक वीडियो शेयर करते हैं, तो आज पिछले हफ्ते में जितनी भी हमने वीडियोस की थी, तकरीबन 5 वीडियोस जो हमने की थी, उसका ये है ना मैं समरी आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें पहला एडिटोरियल ये है, वो हमारे पास है NSA's विज़िट। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं NSA क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और ये इनका क्या नाम है, मोइद यूसुफ। ठीक है, अब इन्होंने दौरा किया है अफ़गानिस्तान का, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। इसमें कह रहे हैं कि जी इन्होंने अपने 2 दिन का दौरा था काबुल का, उसे ख़त्म किया है, और ये इनका पहला दौरा है अफ़गान कैपिटल का, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था लास्ट अगस्त। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड इसमें ये है कि अब जिस हमको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे आ गया हुआ है, क्योंकि फॉरेन करेंसी अकाउंट इनके है ना वो मुंजमद कर दिए गए थे। तो और पाकिस्तान के साथ ये है कि हम इसको ना ये नहीं कर सकते कि भाई अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन है उससे लाताल्लुक बने रहे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान पे। तो उस हवाले से ये गए थे वहाँ पे मोइद यूसुफ, और वहाँ पे जो सबसे अहम बात जो इसमें हुई है ना, तो वो उसमें क्या था, इसमें इन्होंने मुलाकात की है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनफी से और एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से। और उसमें क्या डिस्कस किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स और पाकिस्तान के जो प्रपोजल थे मजबूत करने के लिए इकनॉमिक एंगेजमेंट, वो चीज़ डिस्कस की गई है। और इसका मकसद क्या था, टू हेल्प अफगानिस्तान टैकल इट्स फाइनेंशियल चैलेंजेस। ठीक है, जो माशी मसाइल हैं उससे किस तरह मुश्किलात का सामना करना है, तो उसके लिए वह है ना वहाँ पे गए थे। और इसको क्या कहा गया है कि भाई ये जो है वो सब्सटेंटिव आउटकम इसमें आया है, मतलब इसमें काफ़ी जामे रिज़ल्ट आए हैं इस विज़िट के। ठीक है, अच्छा, और सबसे इसमें वो बड़ी बात थी ना, ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये ये देखते हुए कि जी कोलैप्स वहाँ पे हो चुका है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या एग्री किया है, एक तो इन्होंने एग्री किया है इसका बार्टर ट्रेड के हवाले से। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है ना, इन्होंने कहा है कि जी इंकरेज ट्रेड करेंगे किस में, लोकल करेंसी में। ठीक है, तो ये एक सबसे अहम चीज़ थी इनके इस दौरे की, क्योंकि उन्होंने कहा कि गैर मौजूदगी में कोई एक रिकग्निशन नहीं है तालिबान की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, तो उन्होंने कहा जो मेजर पावर्स और मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो मुमकिन नहीं है कि वो पूरे हो सकें। तो इस वजह से यह है ना और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ये एग्री नहीं करते ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये तालिबान वाले कि जी हम वुमेन और माइनॉरिटीज़ को राइट्स देंगे, तो तब तक जो है ना वहाँ पे इन फंड्स रिलीज़ नहीं होंगे तालिबान वालों को। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेप ये है कि ये एग्री किया बार्टर ट्रेड के हवाले से, और कि जी हम इंकरेज करेंगे ट्रेड को लोकल करेंसी में। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें हुई डिस्कस। अच्छा, ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई, लेकिन जो अहम इसमें वो बात कर रहे हैं ना कि जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी no discussion appears to have taken place between the two sides regarding Pakistan's twin security challenge emanating from Afghanistan। तो उस वाले से ट्रेड के तो वाले से बात हो गई, लेकिन जो हमें अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, जिसमें हमारे पास क्या है, इंसिडेंट ऑफ बॉर्डर फेंस ब्रीचिंग, और दूसरा है अपटेक इन TTP लिंक टेररिस्ट अटैक्स। तो इस हवाले से बात नहीं हुई। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ना, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इस तरह के जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, तो इसको इन्होंने दूर रखा है किससे, पब्लिक डिस्कोर्स से, कि मतलब सारों के सामने लाएं, और इसी लिहाज से वो बात करें कि जी हम पब्लिसाइज्ड विजिट भी हुआ पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक का टू काबुल अर्लियर लास्ट मंथ। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दूसरे बड़े मसाइल हैं, वो तो मतलब बिहाइंड द सीन्स चल ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसका मकसद था इस दौरे का कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उस हवाले से ये लोग गए थे, और वहाँ पे 2 चीज़ें डील की गई। उसको अगर हम दोबारा देख सकें, तो एक तो ये चीज़ थी कि बार्टर ट्रेड, और दूसरा इंकरेज ट्रेड किसमें, लोकल करेंसी में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी, और उनका जो बड़े मसाइल हैं वो बिहाइंड द सीन्स उसको लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हम एक और एडिटोरियल देखते हैं, उसकी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। वो हमारे पास था कौन सा, अच्छा, वो था हमारे पास टफ IMF डिमांड्स। अच्छा, अब क्योंकि हमने दोबारा वहाँ से बहाल करवानी थी अपनी इमदाद, तो उसके लिए उनकी शराइत भी थी, खासतौर पे इसमें एक और एडिटोरियल भी आएगा कि जिस तरह हमें स्टेट बैंक के जो बिल है उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ी, तो उसको हम देखेंगे। तो ये IMF डिमांड के हवाले से बात कर रहा है कि जो टफ IMF डिमांड्स हैं उसका क्या यहाँ पे असर होगा। उनका जो बहाली हुई है $6 बिलियन के IMF फंडिंग प्रोग्राम की, और इसने एक क्या किया है, अच्छा, उनका ये रिजम्पशन हुई है हमारे पास 6 बिलियन के IMF फंडिंग प्रोग्राम की,
और इसने क्या है पेव्स द वे किया, एक वजह बना है डिसबर्समेंट का ऑफ अनदर ट्रांश ऑफ अबाउट $1 बिलियन, ठीक है। तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब जो है ना किस्त हमें और मिलेगी आईएमएफ से। तो उन्होंने कहा ये जो माशी गैर यकीनी सूरत हाल है वो तो ख़त्म करने में मदद करेगा, और साथ ही क्या है वो ईज़ करेगा, आसानी पैदा करेगा उस प्रेशर पे जो क्या एक्सचेंज रेट पे था। लेकिन ये सब करने के बाद भी है ना, सारे इनकी कंडीशंस मानने के बाद भी अहम बात क्या कर रहा है, येट इट डज़ नॉट एंड द ट्रेवल्स ऑफ द पीपल, कि जो भी मुश्किलात मसाइब परेशानियाँ हैं ना वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करेगा। क्यों? तो अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए किस चीज़ के लिए, एक तो इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सूनर देन लेटर, क्योंकि एक तो हमें ये इसमें इजाफा देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, और दूसरा अहम बात यह है कि इजाफा होगा पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में। जिससे आपको पता है कि जी स्लैब बने होते हैं कि इतनी अमाउंट हुई तो आपका इतना टैक्स कटेगा, और सबसे आसान होता है आपको ये पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी को सैलरी मिलनी है, तो आप एट सोर्स जो है ना वो कह देते हो कि आपने डिडक्ट करना है, तो गवर्नमेंट के लिए भी आसानी होती है। लेकिन इसमें फिर ये है कि जो टैक्स नेट से लोग बाहर होते हैं वो तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन फंसा फिर वही आदमी जाता है जो पहले ही मतलब आपका शिकार होता है, इन्फ्लेशन का शिकार होता है, और सैलरीड क्लास जो है ना वो फंस जाती है। और यहाँ पे भी बात करें कि जो इन्हांसमेंट होगी पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में, तो वो मसाइल का वजह बनेगा, ठीक है। तो उन्हें कहा बहाल तो हो गई है हमारी इमदाद, इसकी ये मिल तो जाएगा $1 बिलियन, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें बाकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन में यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आईएमएफ ने क्या कहा है, हम अनएम्बिगसली इनको बताया है कि बगैर किसी अबाम के बताया कि जी वो पर्सनल इनकम टैक्स मेजर्स है ना वो क्या इसेंशियल है, यानी उसमें ना इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ बात देखें ना कि अच्छा अभी ये मिनी बजट आया ना, तो काफ़ी लोग इस पर भी शो मचा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी अपेरेंटली द आईएमएफ हैज़ एग्रीड टू ओनली डिले सर्टन टैक्स मेजर्स टिल द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही थी कि 2023 का इलेक्शन आने वाला है तो अभी से इतना ज़्यादा मसाइल में आ जाए, तो उन्होंने अभी तो मिनी बजट आया है, लेकिन इसमें हमें और भी मुश्किलात देखने को मिलेंगी ना, और मेजर्स देखने को मिलेंगे, ख़ासतौर पर पर्सनल इनकम टैक्स उसमें इजाफा ये होगा, तो वो कब तक इन्होंने मुलतवी किया है, बजट तक किया है, ठीक है। तो अभी मसाइल हमें और देखना इसमें बाकी हैं, ठीक है। तो अच्छा, और बाकी इन्होंने बताया है कि ये क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किन किन चीज़ उस पर फोकस करे। उन्होंने कहा जी स्ट्रेंथन करे प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को, रिफॉर्म लेके आए स्टेट एंटरप्राइजेज में, और एड्रेस करे उन मसाइल का, उन चैलेंजेस का जिसका सामना है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीटीआई लेड गवर्नमेंट जो कि बड़ी डेस्परेट है रिलीफ प्रोवाइड करने में, ये अपने इनके इन्फ्लेशन स्ट्रिकन वोटर्स हैं, क्या उनको जो है ना वो आईएमएफ ने जो डायरेक्शन बताई है वो उस पर वो चल सकेंगे कि नहीं, क्योंकि 2023 का इलेक्शन बड़ा करीब है। और लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि जब ये यहाँ से हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी ट्रांश, उसके अलावा दूसरे जो डोनर हैं वो भी हमें जो है वो देंगे, इसमें जो है ना वहाँ से भी हमारे पास इनफ्लो आएंगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो डाइग्रेस कर जाए, उससे परे हट जाए। जो आईएमएफ ने हमें डायरेक्शन दिया कि आपने ये काम करना है, तो इस चीज़ को है ना हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बेसिकली सिर्फ ये कहा था कि एक तो आईएमएफ की वजह से है ना अभी हमें मसाइल का फ़ौरन सामना करना पड़ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से इजाफे में, और जो बजट है उसमें है ना वो हमें पर्सनल इनकम टैक्स में है ना वो इजाफा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और एडिटोरियल हम देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, सीजेपी's रिमार्क्स। ये करंट अफेयर के हवाले से आप ये याद रखिएगा कि अभी वो हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनका क्या नाम है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जब हल्फ लेना था तो इन्होंने दो चीज़ें कहीं कि जी क्या मेरे चैलेंजेस होंगे, तो उन्होंने एक तो कहा है कि जी स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस, स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस होती है जिस तरह की आप इंसल्ट करते हो जजेस की, जिनका एक ये मसला है मुझे, जिस तरह हमने देखा है मीडिया वगैरह में जिस तरह जजेस की है ना वो तौहीन की जाती है, और दूसरी है चैलेंजेस इसने कहा जी वो बैकलॉग ऑफ केसेस है। बैकलॉग क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग है ना, तो ये उमर अता बंदयाल जो आया तो इसने आके कहा ये दो मसाइल हैं कि जो है ना जिनका मुझे चैलेंजेस का सामना होगा आगे। अच्छा, अब इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही है, उन्होंने कहा है उमर अता बंदयाल ने जजमेंट्स नॉट जजेस शुड बी क्रिटिसाइज, ठीक है। ये बड़ी इन्होंने अहम बात की है, क्योंकि ठीक है जजमेंट गलत हो सकती है, आप लॉ पे आप जो है वो
किसी से कह सकते हो कि जी आप उसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको क्या है, जजमेंट्स पे तनकीद करनी चाहिए, जजेस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि जजेस जो है ना उनको बोलना चाहिए अपनी जजमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान के अगर हम माजी देखें तो जजेस का किरदार भी है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इंडोर्स किया है, सपोर्ट किया मिलिट्री इंटरवेंशंस को और दूसरे एंटी पीपल मैयर्स को, और जो क्या थे खिलाफ वर्जी करते थे बुनियादी हकूक़ के, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ से हमारा ये आगाज़ मार्शल लॉ वगैरह का हुआ तो वहाँ पे नज़रिया ज़रूरत का जो है ना वो सहारे लिया गया। तो उन्होंने कहा इस डॉक्ट्राइन का जो है ना वो हम होप कर सकते हैं कि बाद में है ना वो इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा उसकी वजह से जो मसाइल है वो हर किसी के सामने हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री को पता है उसको पता है उस वजह से हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक परवेज़ मुशर्रफ की एग्जांपल दी है, ठीक है, इसकी कि वो उसने किस तरीके से अपना इक़्तिदार बढ़ाया जिसको साथ में ला के, और साथ उन्होंने एग्जांपल जो है ना वो इसकी दी है, ये हैं इफ्तिखार चौधरी, ठीक है, कि उनका किरदार भी कोई अच्छा नहीं रहा। और साथ ही जो है ना यहाँ पे अगर देखें इफ्तिखार चौधरी का हवाले से उन्होंने कहा है कि जी उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया, मुदाखलत किया ऐसे पॉलिसी मैटर्स में, जो क्या है एग्जेक्टिव डोमेन में आती थी, और उसने ऐसी जजमेंट्स दी जो बाद में है ना बहुत ज़्यादा हमारे नुकसानदेह साबित हुई मुल्क के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो बात कर रहे हैं कि साकिब निसार के हवाले से बात करें कि किस तरह उन्होंने भी है ना वो हाइपर जुडिशल एक्टिविज़म के सहारा लिया, और जिसकी वजह से है ना काफ़ी ज़्यादा अदलिया पे सवालिया निशान उठे, ठीक है। तो और एंड में एडिटोरियल का कह रहा है उनका जजेस जब जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ बन जाते हैं, वो जब वो क्या है अपने मतनाज़ा ओपिनियंस जो है ना वो पब्लिक इवेंट्स में बात करना शुरू करते हैं, बजाय इसके जो है ना वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलें। जिस तरह इसने उमर अता बंदयाल ने भी कहा कि आपकी जो है ना वो जजमेंट्स वो बोलनी चाहिए, आपको ख़ुद नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही एडिटोरियल कह रहा है कि जी जब उनके फ़ैसले हैं ना वो दिखाई दें कि वो जो फेवर कर रहे हैं एलीट को, अपर क्लास को, बजाय इसके कि आम सिटीज़न को, तब क्या है तो ज़्यादा फिर उन पर तनकीद की जाती है। और कह रहे हैं जी जो जस्टिस बंदयाल हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएँ जिसमें क्या है जुडिशरी के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, किसकी निगाह में, पब्लिक ओपिनियन में, ठीक है, यानी लोगों की निगाह में है ना जुडिशरी के लिए ज़्यादा इज़्ज़त हो। तो उन्होंने कहा अब ये जस्टिस बंदयाल इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएँ, ठीक है। अच्छा, चौथा एडिटोरियल आज का हम देख लेते हैं। चौथा एडिटोरियल अगर हम देखें तो वो हमारे पास है, इसको हम देखते हैं, हाउ इज़ FBI हेल्पिंग। अच्छा, अब इसमें बताए थे कि FBI जो है ना वो अपना लगातार दूसरे महीने जो है ना वो टैक्स कलेक्शन जो है ना वो पूरी करने में नाकाम रहा है, और उसकी एक वजह ये इन्होंने बताई है कि इंपोर्ट्स में कमी आई है, क्योंकि इंपोर्ट्स से है ना आप जब कोई चीज़ आती है यहाँ पे तो हमारे पास क्या है टैक्सेस आते हैं, तो लेकिन जो है क्योंकि इसमें ये कहा गया कि FBI जो है ना बुनियादी तौर पे टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम रहा है, और लोगों को ज़्यादा टैक्स नेट में शामिल करने से कासिर है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला सका। तो बस ठीक है, बाहर से चीज़ आनी है तो लगा बंदा क्या है वो आपको टैक्स आ गया, लेकिन वहाँ पे अगर हम इसको इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू की वजह से अगर हम उसको उस पर पाबंदी लगाएं कि इंपोर्ट बिल कम करने के लिए चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगवाएं, तो फिर क्या है FBI सफ़र करती है। और यही हुआ है कि लगातार दूसरे महीने जो है ना वो हमें कमी देखने को मिली है इंपोर्ट्स में, और उसकी वजह से है ना इनके पास टैक्स भी नहीं आया। और अब इसका एक और रीज़न ये होता है कि जब FBI वाले है ना वो टैक्स मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर सारा IMF की जानिब से भी ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं कि आपने अगर हमसे लेना है कर्जा तो आपको क्या है टैक्सेस बढ़ाने होंगे। अगर FBI अपना काम कर रहा हो, इनके पास ज़्यादा कलेक्शन आ रही हो, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये FBI के हवाले से बात कर रहे थे। और फिर साथ उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का GDP रेशो है वो 9.5% है, और ये दुनिया का सबसे कम इसमें शुमार आता है, ठीक है। और इसमें देखा जो इंपोर्ट्स हमारा जो अकाउंट फॉर होते हैं कितना 53% टोटल टैक्स कलेक्शन का एट प्रेजेंट, और ये ऐसा तखमीना लाया जा रहा है कि ये और कम होगा। तो उसमें उन्होंने कहा क्योंकि जब ये इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो FBI है ना ज़्यादा इनको मुश्किलात का शिकार होगा कि वो अपनी प्रेजेंट कलेक्शन मोमेंटम है उसको बरकरार रख सकें। अच्छा, तो अब सवाल उन्होंने बताया कि भाई FBI ने क्या किया है कि उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते उनको है ना वो टैक्स नेट में ला सकें। तो फिर ये पूरे सिस्टम पे भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया है कि पूरा सिस्टम जो है ना वो रिग्ड है, किसके फेवर में है, पावरफुल लॉबीज़ के फेवर में है, या तो उनको टैक्स नहीं लगाया जाता या बहुत कम टैक्स लगाया जाता है उनके सियासी असर रसूख की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो एक और अहम बात ये करें कि जी फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब FBI नाकाम रहता है
और इसकी वजह से जो है ना वो आम बंदा वो सफ़र करता है, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम उसको वो है ना वो टैक्स देना पड़ता है। और एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं पेट्रोल लेवी की, किस वजह से है ना उसकी वजह से मसाइल का सामना देखने को पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो महंगी हो जाती है, और उसके बाद जो तमाम बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं वो क्या है, महंगी हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी IMF ने इसरार किया है कि जी आप ये लेवी में इजाफा करें, पेट्रोलियम लेवी में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है FBR की कैपेबिलिटी में कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं जो क्या है फाइनेंस कर सके बजट को। तो बेसिकली FBR की नाकामी है उस वाले से बात की गई है कि जैसे ही हमारे पास इंपोर्ट कम हुई है तो FBR भी अपना मतलब हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। ठीक है, अच्छा जल्दी से हम आज का आखिरी एडिटोरियल देख लेते हैं, 5वां। वो हमारे पास है कौन सा, वो है हमारे पास स्टेट बैंक रोल के। अब ज़ाहिर है स्टेट बैंक जो है बिल उसमें अमेंडमेंट आई है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कह रहा है कि जी ये SBP अमेंडमेंट बिल आया है, ये एब्सोल्यूट पावर दे रहा है सेंट्रल बैंक को, और ये उन्होंने कहा उसको जो रुकावट है उसको दूर कर देगा जो हायल थी किस चीज़ में, इस बहाली के। जो हमारा IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था, तो उन्होंने कहा ये जो हमारा बिल आ गया इस वजह से वो तो बहाल हो जाएगी हमारी IMF की ट्रांश, लेकिन उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो बैंक की जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर देगा, और इसके रिलेशन है कंट्रीज़ की फिस्कल अथॉरिटी से वो भी है मुकम्मल तौर पे चेंज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कर रहा है कि अब प्राइस स्टेबिलिटी है ना वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा स्टेट बैंक का, और लेकिन उन्होंने कहा अभी कोई इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना वो सेट नहीं किया गया है। ठीक है, और उसके बाद इस पर उन्होंने कहा है कि ये आज़ाद कर देगा बैंक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि जी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, और इसको प्रिवेंट करेगा गवर्नमेंट को लैंड करने से और फंडिंग करने से। इसके औज़ाए फिस्कल ऑपरेशंस थे। ठीक है, और अहम बात क्या कर रहा है कि द बैंक वुड नो लॉन्गर एक्सटेंड एनी डायरेक्ट क्रेडिट टू और गारंटी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटीज़। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या है स्टेट बैंक का सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा, जबकि जो सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो इसकी टर्शियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि आप इसे कह लें तीसरे नंबर पे जो है ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाएगी। अच्छा, और सबसे अहम जो लाइंस हैं इस एडिटोरियल की वो ये हैं कि आप बैंक के पास जो फुल फ्रीडम होगा कि वो डिटरमिन कर सके, इंप्लीमेंट कर सके मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी को, क्योंकि वो चेंजेस लॉ में लाए गए हैं स्टेट बैंक एक्ट के हवाले से, तो वो एलिमिनेट कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के रोल को इसके फंक्शंस में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये करें कि अब जो चेंजेस आए हैं ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब क्राइसिस आएगा तब हमारे पास स्टेट बैंक का रोल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह एग्जांपल दे रहे हैं कोविड पैंडेमिक, इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो हमारे पास क्या इसका हमें किस तरह ये परफॉर्म करेगा अपने फंक्शन। तो उन्होंने कहा क्या ये अपने जो रीडिफाइंड मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी का इसकी तरफ जाएगा, या ये सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह के क्राइसिस में। उन्होंने कहा अभी हमें नहीं पता, और लेकिन साथ कह रहे हैं कि हमने देखा कि दूसरे सेंट्रल बैंक्स थे और दुनिया में उन्होंने सपोर्ट किया इकोनॉमिक ग्रोथ को और रिकवरी को, एक तो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, और साथ ही वो हमारे पास कोविड 2020 के आउटब्रेक था वहाँ पे। और IMF ने भी उन्होंने कहा, जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया था कि स्टेट बैंक आप लॉ में चेंज लेके आओ, तो उन्होंने भी है ना सपोर्ट किया था उन ममालिक को कि जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ गए थे अपने मुल्कों में। ठीक है, और उन्होंने कहा स्टेट बैंक बड़े डिज़ायरेबल है, बड़ा मतलब उस लिहाज से तो डिज़ायरेबल है कि जी ये रोकेगा पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को, कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, असरअंदाज हो सकें स्टेट बैंक पे सियासी मकासद के लिए। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसका रोल क्या होगा क्राइसिस के टाइम पे ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपका रोल जो है वो चेंज हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि जब क्राइसिस कोई बहरान आएगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेट बैंक सपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है, और फिर उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि दूसरे ममालिक में तो सपोर्ट किया और IMF ने भी उनको बैक किया, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या जब ये चेंज आया है स्टेट बैंक लॉ में तो उसके बाद क्राइसिस के टाइम पे जो है ना वो किस तरह अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा स्टेट बैंक। जिस तरह लास्ट लाइन अगर हम दोबारा पढ़ें तो ये कह रहा है बट वी ऑल्सो नीड क्लैरिटी ऑन इट्स रोल ड्यूरिंग सच क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस वगैरह जब आए तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएगा या यहाँ पे अब इसका रीडिफाइंड जो है इसका मकसद प्राइस स्टेबिलिटी,
कि उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी पे जाना है या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, ये हमें बाद में क्राइसिस के टाइम पे पता चलेगा कि वो लोग किस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने इस तरह किए थे 5 की रिवीजन, या आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस तरह हफ्ते में हम एक रिवीजन कर लिया करें या नहीं। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, अगर रोज़ के एडिटोरियल आपने वीडियो डिटेल में देखनी है तो 0312 419 1070, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपीज़ पर मंथ हमारा आप इजी पैसा करा के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और इसमें आपको रोज़ डेली एडिटोरियल वीडियो होती है, डॉन हाइलाइट्स होती हैं, और पीडीएफ्स में आपको देता हूँ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, और पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर हम पूरा शेयर करते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कि इस तरीके का जो है वो 5-6 एडिटोरियल कंबाइन अपने हर वीकेंड पे देखने है कि नहीं। तो और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।